सोचिए, एक आदमी जो लंगड़ा कर चलता था, पोलियोग्रस्त था, वो एक देश का खलीफा बन जाता है। एक मौलाना के घर पैदा हुआ, एक बार तो एक बम धमाके से उसका हाथ लकवाग्रस्त हो गया। धमाका इतना तेज था कि वो एक कान से सुन नहीं पाता, उसकी जीभ भी लकवाग्रस्त हो गई, और फिर भी वो एक देश का खलीफा है ना हैरान करने वाली बात। मैं बात कर रहा हूं अली खामनेई की। बचपन से धार्मिक माहौल में पला, फिर शाह की तानाशाही के खिलाफ खड़ा हुआ, जेल गया, बम धमाके में घायल हुआ, हाथ और कान में चोट खाई, और फिर भी उसने पूरे देश और पश्चिम को कांपने पर मजबूर कर दिया। जी हां, यह कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि अली खामनेई की हकीकत है। अली खामनेई एक मौलवी के घर पैदा हुआ। कहते हैं कि उसको पोलियो भी था। बचपन से मजहबी शिक्षा पाई, लेकिन शाह की तानाशाही के खिलाफ विद्रोह में कूद पड़ा, जेल गया, धमाकों का सामना किया, हाथ और कान दोनों में चोट खाई, फिर भी बोला, अगर दिमाग और जुबान काम करे तो हाथों की जरूरत नहीं है। 1981 के बम हमले के बाद उसका शरीर कमजोर हुआ, लेकिन रणनीति और सूझबूझ और तेज हो गई। क्रांति के बाद राष्ट्रपति बना, फिर खुमैनी की मृत्यु के बाद सुप्रीम लीडर का तख्त संभाला और मजहब को ढाल और हथियार दोनों बना लिया। उसने इजराइल को कैंसर कहा, पश्चिम को टकराव और प्रॉक्सी वॉर से चौंकाया, न्यूक्लियर पावर की धमक फैलाई, गांधी के आदर्शों का सम्मान किया, भारतीय शास्त्रीय संगीत का शौक था, कुश्ती के प्रति लगाव था, और राजनीतिक जटिलता का संगम है अली खामनेई। अली खामनेई का जन्म 1939 में ईरान के मशहद में एक मौलवी परिवार में हुआ। उसके पिता सैयद जवाद एक मजहबी विद्वान थे, और घर का माहौल पूरी तरह मजहब, पढ़ाई और नैतिक शिक्षा से भरा हुआ था। बचपन से ही उसने शिक्षा, इस्लाम और हौजा की पढ़ाई की, लेकिन मजहब केवल किताबों तक सीमित नहीं रहा। उसने मजहब को समझकर उसे शक्ति की ढाल और हथियार दोनों के रूप में इस्तेमाल करना सीखा। यहीं से उसकी वैचारिक नींव पड़ी, एक ऐसी नींव जो बाद में उसके राजनीतिक सफर में उसकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। शाह के खिलाफ आंदोलन उसका खलीफा बनने की तरफ उसका पहला कदम था। 1960-70 के दशक में ईरान में शाह की तानाशाही ने लोगों को विद्रोही बना दिया था। खामनेई भी इस आंदोलन में शामिल हुआ। उसने खुमैनी के विचारों का प्रचार किया, गुप्त भाषण दिए, पर्चे बांटे और विरोधियों के सामने साहस दिखाया। कई बार जेल गया और सरकारी जुल्म झेला। ये वो दौर था जब एक मजहबी विद्वान ने राजनीतिक खिलाड़ी का रूप लेना शुरू किया, यानी मजहब अब केवल इबादत या पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं, बल्कि राजनीति की सबसे बड़ी हथियार बन गई। 1981 का साल उसके जीवन का सबसे डरावना मोड़ था। एक सभा के दौरान भयंकर धमाका हुआ। उसके दाहिने हाथ और कान प्रभावित हुए, लेकिन उसने मजबूती से कहा कि अगर दिमाग और जुबान काम करे तो हाथों तक की जरूरत नहीं पड़ती। सोचिए, शरीर कमजोर, हाथ काम न करे, कान सुन न सके, लेकिन दिमाग और जुबान इतनी ताकतवर हो कि पूरी दुनिया उसके फैसलों पर ध्यान दे। यही दिखाता है कि सत्ता केवल शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि मानसिक और वैचारिक शक्ति से भी आती है, और इसी का प्रयोग उसने ईरान का खलीफा बनने के लिए किया। 1981 से 1989 तक खामनेई राष्ट्रपति रहा। युद्ध के समय उसने देश का नेतृत्व किया, कठिन परिस्थितियों में भी निर्णय लेने की ताकत दिखाई। 1989 में अयतुल्ला खुमैनी की मृत्यु के बाद उसे सुप्रीम लीडर चुना गया। ये पद सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि मजहबी वैधता और संपूर्ण सत्ता का केंद्र था। यहीं से उसने धर्म को ढाल और हथियार दोनों बना दिया।
जिससे कोई भी उसके खिलाफ खुलकर विरोध नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय रणनीति की बात करें तो वैश्विक स्तर पर खामनेई ने ईरान की विदेश नीति में ऐसे कदम उठाए जिससे पूरे पश्चिम और पड़ोसी देशों को सतर्क रहना पड़ा। उसने इजराइल को कैंसर बताया और यह भी कहा कि इसीलिए इजराइल को उखाड़ फेंकना जरूरी है। प्रॉक्सी वॉर के जरिए क्षेत्रीय शक्ति बढ़ाई। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, इराक, सीरिया, यमन में समर्थित मिलिशिया। इसके साथ ही ईरान की न्यूक्लियर क्षमता ने भी पश्चिम को सतर्क किया। मतलब कोई भी हमला करने से पहले कई बार सोचेगा, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में आग फैल सकती थी। खामनेई की सबसे बड़ी चाल यह है कि उसने मजहब को पूरी तरह सत्ता का औजार बना लिया। निर्णय केवल राजनीतिक नहीं, मजहबी रूप से भी वैध घोषित हुए। विरोध करने वाले इस्लामी विरोधी घोषित होते गए। जनता और संस्थाओं को मजहब के नाम पर नियंत्रित किया गया। इसने खामनेई को राजनीति में लगभग अजेय बना दिया। वैसे खामनेई केवल कठोर नेता नहीं है, इसके इतर भी उसमें और बातें हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि खामनेई महात्मा गांधी के नैतिक आदर्शों का सम्मान करता है, भारतीय शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद करता है और कुश्ती में भी उसकी गहरी रुचि है। इससे साफ पता चलता है कि उसके अंदर संस्कृति, कला और खेल के लिए भी जगह है, जो उसके कठोर राजनीतिक व्यक्तित्व के बिल्कुल उलट है। 1981 के धमाके बाद खामनेई का दाहिना हाथ प्रभावित हुआ, अब लकवाग्रस्त है। एक कान का सुनना कम हुआ, एक ही कान से सुनता है, लेकिन उसने दिमाग और जुबान की शक्ति का भरोसा किया। यही दिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, मानसिक होती है। मानसिक तौर पर मजबूत होना सबसे जरूरी है। उसकी रणनीति कुछ यूं है, अगर मैं आपको समझाऊं तो मजहब को वैधता और उसको ढाल बनाना, सांस्कृतिक ढील का फायदा उठाना, राजनीतिक विरोध को नियंत्रित करना, अंतर्राष्ट्रीय टकराव और प्रॉक्सी नेटवर्क्स को बढ़ाना, सुप्रीम लीडर के पद से निर्णय लेने की शक्ति अपने पास सुरक्षित रखना। इन सब ने उसके केवल नेता नहीं, सिस्टम का केंद्र और वैचारिक शक्ति का प्रतीक बना दिया। तो अंत में अली खामनेई की कहानी कुछ इस तरह है कि मजहब और शिक्षा यानी कि शक्ति की नींव ऐसे पड़ी, विरोध और फिर जेल, ये दिखाता है कि वो साहस और रणनीति में कुशल था। बम धमाके के बाद शारीरिक कमजोरी जरूर आई, पर मानसिक ताकत कमजोर नहीं हुई। उसके बाद राष्ट्रपति बनना उसके लिए अनुभव दे गया और अब सुप्रीम लीडर, पूरी सत्ता को अपने कंट्रोल में रखना, खलीफा बन के बैठना। अली खामनेई सुप्रीम लीडर के रूप में 1989 से सत्ता में है, यानी अभी 2026 में वो लगभग 37 साल से ईरान की सबसे ऊंची सत्ता पर कब्जा बनाए हुए है। वास्तव में उसने दिखाया कि सत्ता केवल ताकत से नहीं, बल्कि सोच, शब्द और मजहब के इस्तेमाल से भी हासिल की जा सकती है। वो व्यक्ति नहीं, बल्कि सिस्टम, वैचारिक आंदोलन और रणनीति का प्रतीक बन गया। पश्चिम और पड़ोसी दोनों उसकी चालों और सोच से सतर्क हैं और यही उसे इतिहास में एक धमाकेदार, अनोखा और प्रभावशाली नेता बनाता है। और ऐसे में अगर खामनेई को खलीफा कहें तो ये गलत नहीं होगा।